फ्रेंड्स, आज फिर आपका स्वागत है सिंग बायोलॉजी चैनल पर। और जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में देखा था कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और मेनली रूप से हमने उनके मेन पार्ट्स के बारे में जाना था। आज हम वापस से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अलग आपको देखने को मिले। जैसा कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल के बारे में देखते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक्चुअली टाइटपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टाइटपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वहीं जब हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का पोरफायरिन यौगिक है। कैसा है? मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड होता है। जब हम इसके स्ट्रक्चर की डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर के अंदर इसका सेंटर पॉइंट मैग्नीशियम होता है, जिससे फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग एंड फिफ्थ रिंग जो होती है वो थर्ड रिंग से अटैच होती है। ये आपको नॉर्मल रूप से मैं बताता हूँ। अब जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो पोरफायरिन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, जिसमें जिन रिंग्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये रिंग्स हैं वो एक्चुअली पायरोल वाले हैं। एज इट क्लियर? ओके। यहाँ हमें देखते हैं कि यह एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेंथ की हम बातें करते हैं फर्स्ट टू थर्ड रिंग के अंदर, तो यह हमें 15 एंगस्ट्रम दिखाई देती है। वहीं जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट टू थर्ड रिंग पार्ट जो होता है उसे हम पोरफायरिन हेड कहते हैं, जिसमें आप कैलकुलेट करके इस तरह से बता सकते हैं। एज इट क्लियर? यहाँ जो पोरफायरिन हेड होता है वो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पोरफायरिन हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है। एज इट क्लियर? ओके। वहीं जब हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आपके रिंग्स का जो है टेल पोजीशन होता है, वहाँ से इसकी टेल पार्ट निकली हुई जो होता है वह हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है। हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है। वहीं इसे हम पोरफायरिन टेल के नाम से भी जानते हैं। पोरफायरिन टेल के नाम से भी जानते हैं। एज इट क्लियर? ओके। इसका जब हम एंगस्ट्रम में बातें करते हैं तो इसका एक्चुअली 20 एंगस्ट्रम क्लियर होता है। तो इस प्रकार से हमें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। वहीं इसके मेन पॉइंट्स की जब हम बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल जो होता है, उसमें मेनली रूप से 4 रिंग्स होती हैं, जिन 4 रिंग्स को हम पोरफायरिन रिंग्स कहते हैं। पोरफायरिन रिंग्स कहते हैं, जिन पोरफायरिन रिंग्स के अंदर पोरफायरिन हेड और पोरफायरिन आपको टेल दिखाई देती है। एज इट क्लियर? ओके। यहाँ जो हम पोरफायरिन वलयों के बारे में डिस्कस करते हैं वहाँ ये टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर को शो करती हैं। जहाँ हम इन्हें 4 रिंग्स कह रहे हैं, वहाँ इनको कंप्लीटली रूप से टेट्रा
टेट्रा पायरोल के नाम से जानते हैं। एज इट क्लियर? कॉमनली रूप से जो हाउ दैट वी फॉर्म इट, तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस, तो देखिएगा इसका सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम जानते हैं सक्सिनल कोएंजाइम में जब ऐड होता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ, ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ जब ऐड होता है, तत्पश्चात यह प्रोटोक्लोरोफिल का निर्माण करता है। उसके पश्चात यह कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड protons ions, as it clear, and then form, यह क्लोरोफिल का निर्माण करता है। as it clear? हम क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है टेट्रालाइक स्ट्रक्चर होता है, मैग्नीशियम आयंस का इसमें सेंट्रल रिंग होती है और पोरफायरिन कंपाउंड को फॉर्म करता है। वहीं इसमें पायरोल रिंग होती हैं जिसमें यह जब फॉर्म करता है क्लोरोफिल का निर्माण, तो यहाँ पर इसके हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है। वहीं क्लोरोफिल में ये जो 4 रिंग्स होती हैं इन्हें हम सम्मिलित रूप से टेट्रापैरोल के नाम से जानते हैं। वहीं जब क्लोरोफिल का हम निर्माण करते हैं तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए हमें सक्सिनल कोएंजाइम और ग्लाइसिन एसिड को यूज़ करना होता है, जिससे फर्स्टली रूप से प्रोटोक्लोरोफिल का निर्माण होता है और फिर ये प्रोटोक्लोरोफिल जो होता है वह लाइट और प्रोटॉन साइन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमें क्लोरोफिल का निर्माण हो जाता है। वह हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनेट कंपाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेनेट ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर। वहाँ इसमें इसका आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। वहीं जब हम इसके इन डॉट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले यह जो डॉट्स होते हैं इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, वहीं यह रिंग्स स्ट्रक्चर जो होती हैं, रिंग स्ट्रक्चर को एक्चुअली हम स्टार्च ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। वहीं इसका जो यह स्पेस वाला पार्ट होता है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, स्ट्रोमा कहा जाता है। वहीं इन ग्रेनास को ऐड करने वाली जो लाइंस होती हैं उन्हें हम स्ट्रोमा लैमेली के नाम से, स्ट्रोमल लैमेली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है वो हमें पता चलता है। और इसके अंदर यह ब्लैक रीजन जो होते हैं, प्लेट्स जो होती हैं, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, उन्हें हम लिपिड ड्रॉपलेट कहते हैं, अब यहाँ पर आपको जब पता चलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर यह हमें जो थाइलेकोइड्स दिखाई देती हैं, इनमें ईच जो एक प्रत्येक जो सिक्के नुमा हमें आकृति दिखाई दे रही है वह एक साथ कई तरह से अरेंज होती हैं और इस प्रकार से यह अरेंज्ड होकर एक ग्रेना कहलाती हैं। इसमें प्रत्येक ईच जो ग्रेना का सिक्के नुमा पार्ट होता है वह
वह है आपका ग्रेनम कहलाता है, और यह सम्मिलित रूप से थाइलेकॉइड कहलाती है, और यह थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन होती है। एज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें हमें इस तरह से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और किस प्रकार से ग्रेना एंड ग्रेनम के बारे में हम समझते हैं वो हमें पता चलता है। वहाँ जब हमने देखा था कि जो जिस प्रकार से क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा था, सक्शनल कोएंजाइम से ग्लाइसिन एसिड और ऐड होकर क्लोरोफिल से फिर हम क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा था, इस सारी की सारी प्रोसेस के लिए इस एंजाइम यूज होता है जो कि आयरन युक्त होता है। आयरन Fe आयरन युक्त होता है। एज इट क्लियर? इस प्रकार से हम देखते हैं, और इस प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस में एक्चुअली आपके आयरन की जो यूजेज होती है वो मैग्नीशियम आयन की तुलना में ज़्यादा होती है, और उससे कम जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में कभी पूछा जाता है, तो इस तरह से हम इनके बारे में जान सकते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के क्लोरोफिल के बारे में समझा, किस तरह से यहाँ पर इसका निर्माण होता है। वहीं फिर हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी समझा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, और इस प्रकार से हम क्लोरोफिल की संरचना को समझ पाते हैं। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स का रोल होता है उसमें हम एब्जॉर्प्शन के बारे में भी इनका डिस्कशन करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्लोरोफिल्स के लिए ही देखा जाता है कि यहाँ पर वो लाइट्स के एब्जॉर्प्शन की बात किस तरह से दर्शाते हैं, और किस तरह से किस लाइट बेस पर ये एब्जॉर्प्शन करके कौन सा कलर शो करते हैं। वहीं इस बेस पर हम इन्हें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल बी और सी के आधार पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? Thanks for watching, my friends.